हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका नए लेक्चर में। और आज हम लोग जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित विधियों का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने जैव विविधता संरक्षण के बारे में पढ़ा था और CBD अर्थात जैव विविधता संधि के साथ ही साथ कार्टेजेना और नागोया प्रोटोकॉल के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। तो आज की जो क्लास होगी बेटा वो जैव विविधता संरक्षण से ही संबंधित होगी और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित जो मुख्य विधियां होती हैं उन विधियों की हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि जैव विविधता का संरक्षण करने का जो प्रथम प्रयास था वह 1992 ईस्वी में किया गया था। अर्थात अगर हम प्रथम एफोर्ट के बारे में बात करें तो 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और उसी पृथ्वी सम्मेलन की अगर हम बात करें तो उसी पृथ्वी सम्मेलन में ही दो चीज़ों पर मुख्य रूप से फोकस किया गया था। पहला था जैव विविधता को परिभाषित करना अर्थात जैव विविधता की डेफिनेशन के बारे में बताना, और दूसरा था बेटा जैव विविधता से संबंधित संरक्षण की बात भी वहीं पर की गई थी और उसी के तहत जैव विविधता संधि बनाई गई थी बेटा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित विधियों की बात करें बेटा तो जैव विविधता के संरक्षण की मुख्यतः दो विधियां होती हैं। अगर हम पहली विधि की बात करें बेटा तो इसे कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण, इंग्लिश में बोला जाता है बेटा इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। अब इन सीटू कंजर्वेशन मेथड या स्वस्थानीय संरक्षण विधि क्या होती है? तो आप सभी जानते हैं कि जब हम जीवधारियों, वनस्पतियों, ठीक है, को उनके ही प्राकृतिक आवास में अर्थात जो उनका नेचुरल हैबिटेट है और उसी नेचुरल हैबिटेट में हम अनुकूल दशाएं उत्पन्न कर देते हैं अर्थात अनुकूल दशाएं उत्पन्न करके उनका संरक्षण किया जाता है, तो ऐसे मेथड को ही बेटा स्वस्थानीय संरक्षण या आप कह सकते हैं इन सीटू कंजर्वेशन मेथड कहा जाता है। बात स्पष्ट हुई या नहीं हुई? आप यह भी कह सकते हैं कि जब जीवों, वनस्पतियों को उन्हीं के प्राकृतिक आवासों में क्या किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है और संरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन उनके प्राकृतिक आवासों के अंतर्गत ही किया जाता है, तो ऐसे संरक्षण को बेटा क्या कहा जाता है? ऐसे संरक्षण को कहा जाता है जैव विविधता का इन सीटू संरक्षण। इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अगर हम बात करें बेटा इन सीटू के बारे में ही, तो हम लोग बात कर रहे थे इन सीटू मेथड की, और इन सीटू मेथड में हमने अभी बताया आपको कि जब जीवों और वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित कर दिया जाता है, ठीक है, उनके अनुकूल दशाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं जिससे वह अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं अच्छी तरीके से बिना किसी की प्रॉब्लम के, तो ऐसे संरक्षण को हम क्या कहेंगे बेटा? ऐसे संरक्षण को हम इन सीटू कंजर्वेशन मेथड कहेंगे। अब इन सीटू कंजर्वेशन मेथड के अंतर्गत क्या क्या आता है बेटा? आपने देखा होगा जैव मंडल आगार या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की अगर हम बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत क्या होता है बेटा? जितने भी जीवधारी और वनस्पतियां होती हैं उनको उनके ही प्राकृतिक आवास में विभिन्न संरक्षण कार्यक्रमों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि जो उनकी अनुकूल दशाएं होती हैं उन दशाओं को उपलब्ध करा दिया जाता है विभिन्न संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर मानवीय गतिविधियों को पूरी तरीके से
प्रतिबंधित करके जीवों को क्या प्रदान करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। और यह जो एरिया होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है बेटा, उन्हीं का नेचुरल अर्थात प्राकृतिक आवास होता है, उन जीवों का प्राकृतिक आवास ही होता है। इसी तरीके से अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो इसके अंतर्गत आएगा राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क के अंतर्गत जब हम जीवों को संरक्षण प्रदान करते हैं या वनस्पतियों को संरक्षण देते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा उन्हीं प्राकृतिक आवासों में ही उन्हें अनुकूल दशाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं, जिससे वह अपने जीवन यापन को या लाइफ को सरवाइव आसानी से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा राज्यों की बात करें तो वन्य जीव अभयारण्य, और इसी के अंतर्गत बेटा आता है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमियों की भी चर्चा इन सीटू मेथड के अंतर्गत ही की जाती है, तो आप यह चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया स्वस्थानीय संरक्षण, और इन सभी को हमें अलग से पढ़ना है। जयमंडल आगार को अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व को भी अलग से पढ़ेंगे, नेशनल पार्क भी अलग से पढ़ेंगे, और आर्द्र भूमियों का भी अध्ययन हम अलग से ही करेंगे। तो यह चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा दूसरे मेथड की ओर, और दूसरे मेथड को कहा जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण, ex-situ मेथड। बाह्य स्थानीय संरक्षण का तात्पर्य यह होता है बेटा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बाह्य का मतलब हुआ बाहर ले जाकर, अर्थात जब हम जीवों और वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवासों से हटाकर कहीं और स्थानांतरित करके उनके जीवन यापन की अनुकूल दशाओं को उपलब्ध कराते हैं, तो ऐसे संरक्षण विधि को क्या कहा जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि बाह्य स्थानीय कहा जाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण अर्थात ex-situ मेथड का मतलब ही हुआ कि हम जीवों को संरक्षण तो प्रदान कर रहे हैं लेकिन उनके प्राकृतिक आवासों से कहीं दूर ले जाकर, ठीक है बेटा। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे वनस्पति उद्यान हुआ, बोटनिकल गार्डन हुआ, या आप कह सकते हैं जंतु उद्यान हुआ, जियोलॉजिकल आप कह सकते हैं गार्डन हुआ, तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधियों के अंतर्गत आते हैं। जैसे जू हो गया अर्थात चिड़ियाघर हो गया, वन्य जीव सफारी पार्क हो गया, आपने अभी सुना होगा कि इटावा के पास में लाइन सफारी पार्क बनाया जा रहा था, तो वहाँ क्या होगा बेटा, लाइंस को शिफ्ट किया जाएगा, अर्थात जो लाइन का प्राकृतिक आवास है उस आवास से इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, और शिफ्ट करने के साथ ही साथ इनको अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे यह अपने जीवन को भली प्रकार से जीवन यापन कर सकें, अर्थात अपने अस्तित्व को बचाए रख सकें। तो यह मुख्यतः दो विधियाँ होती हैं किससे संबंधित, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित इन दो विधियों की मुख्यतः चर्चा की जाती है, ठीक है बेटा। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आपसे पूछ भी लिया जाता है कभी कभी कि कौन सा इन सीटू मेथड के अंतर्गत आता है और कौन सा ex-situ मेथड के अंतर्गत आता है, तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेपरेटली अध्ययन करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और आर्द्र भूमियों अर्थात वेटलैंड्स का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है बेटा। और इसके बाद ये वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़िया, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने कि इन सीटू मेथड के अंतर्गत आने वाले हैं, तो उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो अब हम बात करेंगे बेटा बायोस्फीयर रिजर्व की। अगर हम बात करें बेटा बायोस्फीयर रिजर्व की, तो हम बात कर रहे थे बेटा बायोस्फीयर रिजर्व की, और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं जिसे हिंदी में जैव मंडल आगार या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा बेटा बायोस्फीयर अर्थात जैव मंडल एक शब्द है, और जैव मंडल का संरक्षण किया जा रहा है, अर्थात
बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बायोस्फीयर पता होना चाहिए। अब बायोस्फीयर क्या होता है बेटा, अर्थात जैव मंडल क्या होता है, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो इस पृथ्वी पर 3 प्रमुख स्थल या मंडल पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों का जो उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन पार्ट होता है, जहाँ जीवन की संभावनाएं पाई जाती हैं, उसी मंडल को बेटा क्या कहा जाता है, जैव मंडल कहा जाता है। इतनी चीज़ स्पष्ट हुई। जैव मंडल से हमारा तात्पर्य क्या है कि वह मंडल जहाँ जीवन की पॉसिबिलिटी होती है, क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। जीवन की संभावनाएं होती हैं, जैव मंडल कहलाता है। और यह कौन सा पार्ट होगा, जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, यह तीनों आपस में मिलते हैं। इनका जो कॉमन पार्ट होगा उसी को क्या कहा जाएगा बेटा, उसको कहा जाता है बायोस्फीयर अर्थात जैव मंडल। लेकिन बात हमें करनी है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की या जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की। तो अगर हम बात करें बेटा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र की, तो एक निश्चित क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहां जीवों, वनस्पतियों और मृदा के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, ऐसे सभी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई कि बेटा जो भी जैव मंडल के क्षेत्र हैं, और सभी पूरे जैव मंडल को हम बायोस्फीयर रिजर्व नहीं कहेंगे, लेकिन जैव मंडल के जिन जिन स्थानों पर संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन सभी स्थानों को ही क्या कहा जाएगा, उन सभी स्थानों को बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। बात स्पष्ट हुई या नहीं हुई? सीधी सी बात आप फिर से ध्यान रखेंगे कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से हमारा तात्पर्य वे सभी स्थान, जैव मंडल पर स्थित वे सभी क्षेत्र जहाँ जीवों, वनस्पतियों, ठीक है, मृदा इत्यादि के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह सभी बेटा क्या कहलाते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। तो इतनी चीज़ आपको स्पष्ट हुई होगी। आगे बात करते हैं कि जैव मंडल जो आरक्षण क्षेत्र हैं, इनको बेटा क्यों बनाया गया, बनाने का उद्देश्य क्या था। तो अगर हम उस उद्देश्य की बात करें तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि इसका प्रमुख उद्देश्य ही था पर्यावरण और जीवों तथा वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान करना। बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का प्रमुख उद्देश्य ही क्या बताया गया बेटा, अगर हम बात करें पर्यावरण और जीव तथा वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। तो यह तो इसका प्रमुख उद्देश्य हुआ। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान में भी बेटा आर्टिकल 21 में कहा गया है राइट टू हैव हेल्दी एनवायरनमेंट, अर्थात जीवन जीने की जो स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है आर्टिकल 21 में, तो उसी के अंतर्गत बेटा कहा गया है कि मनुष्य या हमारे जीवन के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण का होना हमारा मौलिक अधिकार है। और यह कौन देगा, यह राष्ट्र देगा, राज्य देगा, अर्थात यह देश का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को एक स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराए। तो हमारे संविधान में भी इसकी चर्चा की गई थी। इसलिए बेटा क्या किया गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को क्या कराया गया बेटा, स्थापित करा दिया गया। अगर हम बात करें अनुच्छेद 48A की, और आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 48A अर्थात DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पार्ट 4 के अंतर्गत यह आता है। और इसी आर्टिकल 48A के अंतर्गत कहा गया कि राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे, अर्थात पर्यावरण का संरक्षण करने का जो राइट है, जो कर्तव्य है, वो किसका है, ड्यूटी है, वो राज्य की ड्यूटी है, अर्थात राष्ट्र की ड्यूटी है,
राष्ट्र का कर्तव्य है। जब आपने राष्ट्र के कर्तव्य के बारे में जान लिया तो आप जानते हैं कि पार्ट 4A में अर्थात भाग 4A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो उन्हीं मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें बेटा तो अनुच्छेद 51G में कहा गया है कि पर्यावरण में सुधार एवं पर्यावरण का संरक्षण करना हम नागरिकों का मूल कर्तव्य है। अर्थात हम लोगों का भी कर्तव्य है। जब राष्ट्र या देश का कोई कर्तव्य है, देश का क्या कर्तव्य है? दो चीज़ें देखिए। पहली चीज़, राज्य का जो कर्तव्य है वो पर्यावरण का संरक्षण करना हमारे देश का कर्तव्य है। और अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, 21 की बात करें तो 21 के अंतर्गत यह कहा गया कि एक स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त करना हम नागरिकों का मौलिक अधिकार है और यह कौन प्रदान करेगा? राष्ट्र प्रदान करेगा। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे आर्टिकल 21A के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है। इसको आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत लिख के भेजेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बच्चे लिख के कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हम बात करें इस बायोस्फीयर रिजर्व शब्द की, अर्थात जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो यह शब्द जो था बेटा वो सबसे पहले प्रयोग किया गया था एडवर्ड सुएस के द्वारा। एडवर्ड सुएस ने ही सबसे पहले जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का जो शब्द था उसका प्रयोग किया था। तो एक चीज़ तो आपको यह पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एडवर्ड सुएस ने सबसे पहले क्या किया बेटा? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? अब हम बात करेंगे कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना कैसे की गई और शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बात करते हैं बेटा 1971 की, अर्थात 1971 में एक कार्यक्रम चलाया गया, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। क्या कार्यक्रम चलाया गया? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, अर्थात MAB, मानव और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और इसका उद्देश्य था मनुष्य और पर्यावरण के मध्य सुधार, जो संबंध हैं उन संबंधों में सुधार लाने के लिए ही यह कार्यक्रम चलाया गया था। यह कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? यूनेस्को के द्वारा चलाया गया था बेटा। कब चलाया गया? 1971 में। तो MAB अर्थात मैब, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम चलाया गया। और इस कार्यक्रम के तहत बेटा क्या कहा गया कि जो मनुष्य और पर्यावरण के मध्य संबंध हैं उन संबंधों को सुधारना होगा। तो उसी के कारण यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और MAB अर्थात मैब का प्रमुख उद्देश्य था बेटा जितने भी संरक्षण से संबंधित जो प्रोग्राम हुआ करते थे, कार्यक्रम हुआ करते थे, उन सभी कार्यक्रमों का संचालन भी यही MAB मैब संस्था द्वारा किया जाता था। यानी इसी प्रोग्राम के माध्यम से सारे के सारे प्रोग्राम जो रिलेटेड हुआ करते थे किससे? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता से संबंधित सभी कार्यक्रमों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता था? MAB द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बेटा स्पष्ट रूप से 1976 में 1976 में जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व की जो अवधारणा थी, यह अवधारणा स्पष्ट रूप से 1976 में विकसित की गई थी। ठीक है बेटा, कब विकसित की गई थी? 1976 में। अगर हम बात करें बेटा भारत की, इंडिया की, तो भारत के अंतर्गत कुल अभी तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया के अंतर्गत? 18। और 18 में भी अगर हम बात करें, पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। बेटा पहला कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है और इसकी घोषणा की गई थी 1986 ईस्वी में। और यह जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है बेटा, ठीक है, यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह जो बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, जो भारत का पहला है, यह बेटा कब घोषित किया गया था?
1986 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी और यह 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तीनों में से अधिकतम पार्ट जो है वो किस राज्य में पड़ता है, तो आप आंसर करेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक भाग नीलगिरी का पड़ता है। ठीक है बेटा, तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो संरचना के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे बेटा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसी मैप जो संस्था थी, मैप जो प्रोग्राम संचालित किया गया था, इसी मैप प्रोग्राम के द्वारा क्या किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन में डिवाइड किया गया था, अर्थात 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया था। किसके द्वारा? मैप के द्वारा। ठीक है, अगर ये बायोस्फीयर रिजर्व संपूर्ण माने बेटा तो इसमें 3 पार्ट कर दिए गए। सबसे पहले पार्ट को जो अंदरूनी भाग हुआ करता था इसको क्या बुलाया जाता था? कोर जोन कहा गया। ठीक है, उसके बाद बफर जोन और बफर जोन के बाद ट्रांजिशन जोन, यह 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कोर जोन की, अर्थात क्रोड क्षेत्र की। तो अगर क्रोड क्षेत्र की हम बात करें, कोर जोन की बात करें, तो कोर जोन बेटा हुआ करता था, यह सेंट्रल पार्ट होता है किसका? बायोस्फीयर रिजर्व का। आप कह सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व का केंद्रीय भाग ही कोर जोन कहलाता है। केंद्रीय भाग क्या कहलाता है बेटा? कोर जोन कहलाता है। और कोर जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ नहीं हो सकती, अर्थात संपूर्ण मानवीय गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है बेटा, मानवीय गतिविधियाँ पूरी तरीके से यहाँ पर क्या होती हैं? प्रतिबंधित होती हैं। दूसरे जोन की बात करें अगर, तो इसे कहेंगे बेटा बफर जोन या मध्यवर्ती क्षेत्र। बफर जोन या मध्यवर्ती क्षेत्र की अगर हम बात करें बेटा तो यह होता है आउटर लेयर ऑफ कोर जोन, यानी कोर जोन के जो बाहरी वाला भाग होता है, या आप यह कह सकते हैं कोर जोन और ट्रांजिशन जोन के मध्य का जो क्षेत्र है, बीच का जो भाग है, उस भाग को ही कहा जाता है बफर जोन। और बफर जोन के अंतर्गत बेटा कोई भी शोध कार्य हुआ, कोई भी आपका पर्यावरणीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित कार्य हुआ, पर्यटन अर्थात टूरिज्म से संबंधित जो भी लोग हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर आने जाने की छूट प्राप्त होती है। कहाँ बेटा? बफर जोन की अगर हम बात करें तो बफर जोन में कौन कौन आ सकता है? रिसर्च करने वाले लोग आ सकते हैं, मैनेजमेंट वाले लोग आ सकते हैं, पर्यटक आ सकते हैं, टूरिस्ट आ सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरीके का अगर कोई प्रशिक्षण कार्य संचालित किया जाता है तो वे लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। अर्थात मानवीय जो गतिविधियाँ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, हर किसी के लिए नहीं यहाँ पर प्रवेश होता है। तो प्रवेश केवल और केवल कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोगों को ही यहाँ पर दिया जाता है। आगे की अगर हम बात करें तो बेटा तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसे हम ट्रांजिशन जोन अर्थात अवांतर क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अवांतर जोन या संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो सीधी सी बात होगी बेटा कि बफर जोन के बाहरी भाग जो होगा, जो बफर जोन का बाहरी भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे? अवांतर क्षेत्र कहेंगे। या आप कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी भाग ही अवांतर या संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, ट्रांजिशन जोन कहलाता है। और अगर हम यहाँ पर बेटा बात करें अवांतर क्षेत्र की, तो अवांतर क्षेत्र में मनोरंजन से संबंधित कोई भी खेलकूद यहाँ पर किया जा सकता है, फसलें किसान उगा सकता है। ठीक है, एनजीओ वगैरह जो होते हैं वो भी यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप फिशिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक छूट प्राप्त होती है मानवीय गतिविधियों के लिए। तो यहाँ पर सर्वाधिक छूट मिलती है मानवीय गतिविधियों के लिए। तो यह रहा बेटा आपका स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, अर्थात जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का आप कह सकते हैं संरचना। तो संरचना के बारे में आपने सीखा कि बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में मुख्यतः बांटा जा सकता है,
कोर जोन इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, अर्थात यह केंद्रीय भाग होता है। बफर जोन इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, अर्थात यह मध्यवर्ती क्षेत्र होता है। ट्रांजिशन जोन अर्थात संक्रमण क्षेत्र इट इज़ द आउटर जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, अर्थात सबसे बाहरी भाग ही कौन सा होता है, ट्रांजिशन जोन या अवांतर क्षेत्र होता है। ठीक है बेटा, और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व अर्थात जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें पहला क्या है बेटा, नीलगिरी। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बेटा कहाँ स्थित है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और इसकी घोषणा 1986 ईस्वी में की गई थी। ठीक है बेटा, तो 1986 ईस्वी में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था। ठीक है बेटा, आज यहीं पर क्लास को रखते हैं। अगली क्लास जो होगी उसमें मैं आपको 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ाऊंगा, तो वो टोटल क्लास उसी में दूंगा, क्योंकि अगर इसी में पढ़ा देता हूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।